वो k माइनस लैम्डा m इंटू साई फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन थी टोटल। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 1 की वैल्यू अगर हम 911.97 पुट करें तो हमारे पास साई की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, या फाई की वैल्यू कितनी आएगी। तो आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू साई 1 इज इक्वल टू साई 1 की वैल्यू हमने 911.97 पुट की, k की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मैट्रिक्स था, माइनस लैम्डा 1 हमारे पास 911.97 आ गया, और मास हमारे पास जो है वो ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया साई 1 फैक्टर से। अब हम आते हैं टोटल मैट्रिक्स के ऊपर कि k की वैल्यू हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं पीछे स्लाइड के ऊपर। टोटल मैट्रिक्स क्या डेवलप हुआ था, k माइनस लैम्डा m इज इक्वल टू 20.72 इंटू 10⁻6 माइनस लैम्डा 2250। अब लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू हमने कितनी पुट की, 911.97, जो ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब जब आप ये वैल्यू पुट करते हो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे जो डेवलप हो जाएगा वो हो जाएगा 18.67 माइनस 10.36, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो सेम रहेगा, माइनस 10.36 इंटू 10⁻6, उसके बाद 20.72 इंटू 10⁻6 माइनस लैम्डा अगेन, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 911.97 पुट हो जाएगी। ये वैल्यू सेम रहेगा, ये वैल्यू जीरो सेम रहेगी, ये वैल्यू भी सेम रहेगी, यहाँ पे अगेन लैम्डा की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो टोटल लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद हमने जब इनको इक्वेशन को सॉल्व किया तो 10⁻6 हमारा कांस्टेंट था, 18.67 माइनस 10.36 0 माइनस 10.36 18.67 माइनस 10.36 0 माइनस 10.36 यानी 8.31। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो मैट्रिक्स आ गया k माइनस लैम्डा 1 m का। साई की जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे एज इट इज रख ली, साई 1 फॉर 1, साई 1 फॉर 2 एंड साई 1 फॉर 3 पर 3 केसेस के लिए। तो हम 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं ना, तो तीनों कंडीशंस के लिए जो है वो हमारे पास साई की वैल्यूज हमने शो करा दी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। साई 1 जो मैट्रिक्स होता है 3/3 जो है वो कॉलम्स होती हैं, 3 रोज होती हैं, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18.67 इंटू साई 1 माइनस 10.36 इंटू साई 2, उसके बाद हमारे पास माइनस 0 इंटू साई 3, तो 0 की वजह से वैल्यू खत्म हो गई, माइनस 10.36 इंटू साई 1 माइनस हमारे पास जो है वो सॉरी प्लस 18.67 इंटू साई 2 माइनस 10.36 इंटू साई 3, उसके बाद हमारे पास 0 इंटू दिस वैल्यू 0 हो गया, माइनस 10.36 इंटू साई 2, उसके बाद प्लस 8.31 इंटू साई 3। हमने वैल्यूज को पुट किया, टोटल 3 इक्वेशंस अगेन ड्राइव हो गई। अब 3 इक्वेशंस के अंदर हमारे पास साई 1, साई 2 और साई 3 यूज हैं। हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर जो है वो कोई वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज साई 1 की वैल्यू हमने अज्यूम की, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में से जो है वो हमें साई 2 का वैल्यू मिल जाएगा। साई 2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करें तो हमें साई 3 मिल जाएगी। साई 3 की वैल्यू और साई 1 की अगर हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमें साई 2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से हमने वैल्यूज फाइंड आउट करके उसके बाद हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो तमाम वैल्यूज जो है वो हमारी आइडेंटिफाई हो जाएंगी बाय ट्रायल्स। अब तमाम कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद इन इक्वेशंस में से जब हमने साई 1, साई 2 और साई 3 की वैल्यूज फाइंड आउट की, तो साई 1 हमारे पास आ गया 0.445, साई 2 आ गया 0.802 एंड साई 3 बेसिकली आ गया 1। अब ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करा रहा है? अब जब एक फर्स्ट मोड ऑफ स्ट्रक्चर, ये टोटल फर्स्ट मोड ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, जब आपने ये वैल्यूज को लाई कराया, ये हमारी 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, यहाँ पे जो कम से कम फर्स्ट स्टोरी के ऊपर जो डिफ्लेक्शन जनरेट हो रही थी वो 0.445 की है, सेकंड स्टोरी के ऊपर डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ 0.8 और थर्ड स्टोरी के ऊपर डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ 1 का। टोटल डिस्प्लेसमेंट बिल्डिंग के ऊपर जब आपका हॉरिजॉन्टल लेटरल जो है वो प्रेशर अर्थक्वेक का लगता है तो बिल्डिंग कितनी जो है वो टिल्ट होती है। तो यहाँ पे ये आपको एक एंगल फॉर्म के अंदर मूव कर रहा था। इस एंगल फॉर्म के अंदर मूव करने से या स्ट्रेट लीनियर एक डायरेक्शन के अंदर जाने की वजह से ये स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट मोड ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये तीनों वैल्यूज आती है डिफॉर्मेशंस की। उसके बाद ये हमारा जो मोड है एक ही डायरेक्शन के अंदर बिल्डिंग टिल्ट हुआ, इस वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं द फर्स्ट मोड ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह से हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन थी सेम, उसके अंदर जो है हमने लैम्डा 2 की वैल्यूज पुट की। लैम्डा 2 की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास साई स्क्वायर आ गया। लैम्डा 2 की वैल्यू अगेन हमने सॉल्व की जिस तरह से हमने फर्स्ट केस के लिए किया कि k माइनस लैम्डा 2 हमारे पास इक्वेशन जनरल क्या थी, ये वाली इक्वेशन है। यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी
यहाँ पे भी लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, वो सेम रहेंगे। तो जब हमने हमारे पास वैल्यूज 7159.72 लेमडा 2 की वैल्यूज पुट की इस इक्वेशन के अंदर, रिजल्टिंग इक्वेशन हमारे पास क्या डेवलप हुई, 10 पावर 6 इंटू 4.61 माइनस 10.36 0 माइनस 10.36 4.61 माइनस 10.36 0 माइनस 10.36 माइनस 5.75 लेमडा 1 2 लेमडा 2 फॉर 1 लेमडा 2 फॉर 2 लेमडा 2 फॉर 3। तो अब जब हमारे पास दो मैट्रिक्स डेवलप हो गए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स के, तो हम आपस में उनको मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह से हमने फर्स्ट केस में किया। 4.61 इंटू लेमडा 1 स्क्वायर माइनस 10.36 इंटू लेमडा 2, 0 वाला टर्म खत्म हो गया, माइनस 10.36 इंटू लेमडा 1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4.61 इंटू लेमडा 2 माइनस 10.36 इंटू लेमडा 3, 0 इंटू लेमडा 1 खत्म हो गया, माइनस 10.36 इंटू लेमडा 2 माइनस 5.575 इंटू लेमडा 3। तीनों इक्वेशंस डेवलप हो गई। अज्यूम करो कुछ एक वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपके पास सेकंड लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी, साई 2 की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट की, साई 3 की वैल्यू आ गई। साई 2 और साई 3 की वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट की, साई 1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास तीनों वैल्यूज आने के बाद हम जो है वो इक्वेशंस को रीचेक करते हैं, ट्रायल्स अप्लाई करते हैं, ताकि जब इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो तीनों जो साई की वैल्यूज आई सेकंड केस के लिए, वो हमारे पास साई की वैल्यूज कितनी आई, माइनस 1.247, साई 2 माइनस 0.5555 एंड साई 3 वी गॉट 1। अब ये आपका स्ट्रक्चर जो डिफॉर्म हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, वो आपका इस कंडीशन के अंदर डिफ्लेक्ट हुआ। टॉप जो है वो 1 है, अदर साइड जो है वो माइनस, सेकंड फ्लोर के ऊपर माइनस 0.555 और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो माइनस 1.247। अब इसके अंदर असल में फर्स्ट मोड और सेकंड मोड में फर्क क्या था, ये चीज़ हम बाद में आपको बताता हूँ। असल में जब आप एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब आप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या लेटरल प्रेशर अप्लाई करते हो तो बिल्डिंग आपकी एक डायरेक्शन के अंदर टिल्ट होती है, और सिंपल अगर स्मॉल फ्रीक्वेंसी है अर्थक्वेक की तो वो थोड़ा सा टिल्ट होके नॉर्मली जो है वो सिंपल मोशन के अंदर वो मूव करेगा और उसके बाद वो लीनियरली या एक स्लो डाउन हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अगर हम ग्राउंड मोशन को थोड़ा सा तेज कर दें, ग्राउंड मोशन को जैसे आप थोड़ा सा तेज करते हो तो एक एंड एक तरफ जा रही होती है, बॉटम सरफेस जो है वो उसका दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो ये आपका एक कर्व फॉर्म के अंदर जो है वो टिल्ट कर रही होती है बिल्डिंग। तो उस केस के अंदर हमारा जो मोड कहलाता है स्ट्रक्चर का, वो सेकंड मोड ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके अंदर जो है आपके आइगन वैल्यूज जो हैं वो इस तरह से बिहेव कर रही होती हैं। उसके बाद हमने लेमडा 3 की वैल्यूज पुट की, जो कि हमारे पास 14,950 था। वही अगेन हमने इक्वेशन चूज की, जो कि हम इक्वेशन बेसिक पर आए थे पीछे ऑलरेडी। ये हमारे पास इक्वेशन थी, लेमडा 3 की वैल्यूज यहाँ पे 14,950 आ जाएगी, यहाँ पे 14,950 14,950। टोटल मैट्रिक्स को आपने जब वैल्यूज को कैलकुलेट करके सॉल्व किया तो आपके पास थर्ड कंडीशन के लिए जो वैल्यूज आ गई वो आपके पास ये आ गई, लेमडा 3.1 और सॉरी ये आ गई माइनस 12.92 माइनस 10.36 0 माइनस 10.36 माइनस 12.92 माइनस 10.36 0 माइनस 10.36 माइनस 23.28 लेमडा 3 फॉर 1 लेमडा 3 फॉर 2 लेमडा 3 फॉर 3 इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन डेवलप की, फर्स्ट वैल्यू इनटू फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट वैल्यू इनटू द फर्स्ट रो, उसके बाद माइनस ये आगे वैल्यू 0 खत्म हो गया। इसी तरह से आपने जो है वो 3 इक्वेशंस ड्राइव कर ली। अब तीनों इक्वेशंस ड्राइव होने के बाद आपने किसी एक इक्वेशन के अंदर लेमडा 1 की वैल्यू अज्यूम करके पुट की, लेमडा 2 की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, लेमडा 2 की इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया, आपके पास लेमडा 3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपने लेमडा 2 और लेमडा 3 की इक्वेशन जो है वो आपके 1 के अंदर पुट करनी। आपका अगर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस के अंदर आपकी तीनों वैल्यूज अचीव हुई। तो आपने जब तीनों वैल्यूज चेक की, वी गॉट फाइनली लेमडा 3 फॉर 1 इज इक्वल टू 1.82, उसके बाद लेमडा 3 फॉर 2 इज इक्वल टू माइनस 2.247 एंड लेमडा 3 वी गॉट 1। तो फर्स्ट स्टोरी के अंदर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो 1.8 की है, मिडिल जो मास 2 की डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस 2.247 है, और मास 3 की जो डिफ्लेक्शन है वो आपकी 1 है। तो ये आपका थर्ड मोड ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। अब फर्स्ट मोड, अब तीनों के अंदर मोड्स के अंदर फर्क क्या था कि ये हमारे पास आइगन वैल्यूज की जो है वो आइगन वैल्यूज आ गई सारी, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। इन वैल्यूज को हमने पुट करके नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फाइंड की, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फॉर 1, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर 2 एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर 3। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को हमने यूज करके नेचुरल टाइम पीरियड कैलकुलेट की है फॉर 1, 2 एंड 3।
उसके बाद हमने आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट किए, psi1 psi2 psi3 psi21 psi22 psi23 psi31 psi32 एंड psi33। अब आइगन वैल्यूज बेसिकली जो है वो ओवरऑल आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एंड टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करा रहा है, और आइगन वेक्टर्स जो है वो बेसिकली आपकी टोटल ओवरऑल लेटरल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, तीनों मोड्स के अंदर फर्क क्या था। तो यहाँ पे आप देखो कि एक हमारे पास सिंपल बिल्डिंग है, जब एक थोड़ी सी हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई की, अगर वाइब्रेशन या फोर्स जो है वो बिल्कुल छोटा सा था, ग्राउंड मोशंस बहुत कम थी, तो स्ट्रक्चर एक डायरेक्शन के अंदर टिल्ट करता है थोड़ा सा और वापस अपनी ओरिजिनल इस तरफ मूव करता है, फिर स्लोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होते हुए वो न्यूट्रल हो जाता है और रुक जाता है। उस केस के अंदर हमारे पास जो वाइब्रेशन जनरेट हुई या लेटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुई वो 1.8 और 0.45 की थी, टाइम पीरियड हमारा 0.208 था और हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 30.20 थी रेडियंस पर सेकेंड। अगर हमारी जो इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो वाइब्रेशन फर्स्ट मोड वाली थी उससे हमने थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन जो है फेस की हमारे स्ट्रक्चर में, तो उस केस के अंदर आपका फास्टर वाइब्रेशन या फास्टर फ्रीक्वेंसी की वजह से, ग्राउंड मोशन की वजह से स्ट्रक्चर आपका जो है वो इस तरह से टिल्ट होता है कि एक एंड जो है वो आपका एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, अगर वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका मीडियोकर जो जोन है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा होगा, यानी एक कर्व टाइप स्ट्रक्चर जो है वो टिल्ट कर रहा होता है। उस केस के अंदर आपका जो थर्ड मास है उसके अंदर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुई वो 1 है, सेकंड मास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट -0.5 है, उसके बाद जो थर्ड अपना जो फर्स्ट है जो लोअर टू द सपोर्ट बेसिकली क्लोजर टू द सपोर्ट उसके ऊपर जो है -1.25 है। इसी तरह से अगर आप उसके ऊपर जो टाइम पीरियड हमें जनरेट हुआ वो 0.074 है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी 84.62, तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ गई, अचानक जो है 3 टाइम्स ऑलमोस्ट बढ़ गई। अगर आप मजीद 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एक 2 फॉर्म जिगजैग वेव्स के फॉर्म में जो है वो वाइब्रेट कर रहा होगा। उस केस के अंदर हमारे पास जो डिफॉर्मेशन जनरेट हुई λ1 1.8, λ2 -2.25, λ3 =1 और टाइम पीरियड हमारे पास 0.05 आता है। तो उस केस के अंदर हम इसको थर्ड मोड, इसको सेकंड मोड और इसको फर्स्ट मोड कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि अब ओवरऑल जो फर्स्ट मोड, सेकंड मोड और थर्ड मोड के अंदर अगर आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखें तो आपको फर्क जो है वो इस तरह से नजर आ रहा होगा कि ये आपका फर्स्ट मोड था कि स्ट्रक्चर आपका पूरा एक ही डायरेक्शन के अंदर टिल्ट हो रहा है। सेकंड के अंदर आप एक साइड जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो मीडियोकर जोन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और थर्ड के अंदर आपकी पूरी बिल्डिंग जो है वो एक कर्व फॉर्म के अंदर जो है वो टिल्ट कर रही होती है। So while we talk about multi-degree of freedom system of a multi-story building, how these 3 modes are working, ये आपको तीनों मोड जो है आपको क्लियर नजर आ गए हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप लोग। सो आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर, कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रक्चर के इक्वल मोड की, उस फ्रीक्वेंसी को बेसिकली जो है हम आइगन वैल्यू से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और आइगन वेक्टर्स जो है वो आपको एक डिफ्लेक्टेड शेप रिप्रेजेंट करा रहे हैं जिसको हम डिफ्लेक्शन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। So mode shape is representing the deflection profile of the structure in each mode. And that's all for today. Now we have an assignment number 10. Solve the discussed example जो हमने अभी डिस्कस किया क्लास के अंदर कि 3 स्टोरी बिल्डिंग है हमारे पास, उसका प्लान 3 मीटर बाय 3 मीटर है, एरिया आर एज फॉलोज, फ्लोर हाइट जो है वो 3 मीटर की है, कॉलम थिकनेस हमारे पास सेम 230 बाय 230 के है, थिकनेस ऑफ स्लैब वी हैव 10 मिलीमीटर्स। Perform the eigenvalue analysis and find the eigenvalues and eigenvectors by assuming that the columns are massless and infill walls are not present। ये वही एग्जांपल है एज इट इज जो हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है। आपको मैंने एज इट इज एग्जांपल क्यों दिया, इसके अंदर चेंजिंग क्यों नहीं है, क्योंकि जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस जो हमने यूज की हैं, जो हमने डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व किए हैं, वो हमारे पास एक कंप्लीट मैंने आपको इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करके दिए, उसके अंदर काफी जो है वो जंप भी हैं स्टेप्स के अंदर। तो वो स्टेप्स बेसिकली आपने जो है वो एज इट इज 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपने ट्राई करनी है उसको आइडेंटिटी सॉल्व करने की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।